दोस्तों, जिंदगी ऐसी जियो कि खुद को पसंद आए। जिंदगी ऐसी जियो कि खुद को पसंद आए। दुनिया वालों की पसंद तो अक्सर बदलती रहती है। अपने सपनों पर यकीन रखिए, अपने आप पर यकीन रखिए और हर दिन ऐसा जिए कि वो आखिरी दिन हो। जीवन तो वैसे भी जीना है दोस्तों, ऐसे में आपको तय करना है कि खुश रह के जीना है कि रो के जीना है। इसी खूबसूरत सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अलबेलो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन। और दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ में बबीता प्रधान। अंकित, बिल्कुल सही कहा तुमने। ज़िंदगी कुछ इस तरीके से जियो कि वो हमारा आखिरी दिन हो। और दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे संघर्ष। संघर्ष दोस्तों हमारे जीवन का सार है। इसके बिना तो हमें सफलता हासिल ही नहीं हो सकती। तो आप सभी मेहनत बड़ी खामोशी से करिए, जिससे आपकी सफलता शोर मचाए। और कौन कहता है कि हमें हमारी जो मंजिल है वो हमारे लक पे डिपेंड करती है। दोस्तों, अगर आपके इरादे पक्के हैं, इरादे आप सभी के मजबूत हैं, मेहनत में अगर आग है, तो मंजिलें भी आपके सामने झुका करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। वे करंटली अभी एज असिस्टेंट कलेक्टर ऑन प्रोबेशन इन जयपुर डेजिग्नेटेड है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं मृणाल कुमार जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। धन्यवाद। आप प्रशासनिक सेवाओं से हैं सर। ज़िंदगी को आप बहुत ही गहराई से समझ भी रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त करी, बचपन का दौर कैसा रहा? तो प्रारंभिक शिक्षा मैंने लखनऊ से प्राप्त करी। लखनऊ में स्कूल है जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, मैंने वहाँ से पढ़ा हूँ। मैंने वहाँ से 12वीं करी जी। एंड जो शुरुआत के साल थे वो इस तरीके से थे कि जो मेरे पिताजी हैं वो एक ट्रांसफरेबल जॉब में रहे हैं, तो उनके साथ कई बार एक जगह से दूसरी जगह पे रहना, स्कूल बार बार चेंज करना एंड कई बार ऐसे समय रहना कि जब when our mom raised us without the presence of my dad, तो काफ़ी childhood मेरा वैसा रहा। But when I look back, I think so it was quite a beautiful time for me. जी जी, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि बचपन का दौर ऐसा होता है कि आपको बहुत कुछ सिखाता है। गोल्डन टाइम भी कहा जाता है मृणाल जी इसको। कब आपने डिसाइड किया कि आपको एक IAS ऑफिसर बनना है, आपको UPSC क्रैक करना है? क्या आपने प्रारंभिक शिक्षा में ही तय कर लिया था कि IAS करना है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद आपने तय किया कि मुझे एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है? प्रारंभिक शिक्षा के टाइम पे तो मैं नहीं कहूँगा, बट मैं जब कॉलेज गया तो मैंने वैसे इंजीनियरिंग करी है, केमिकल इंजीनियरिंग करी है। एंड जब अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था, लास्ट सेमेस्टर में, तब उस पॉइंट पे था कि जहाँ मुझे डिसाइड करना था कि अब मैं किस साइड जाऊँ, क्या कैरियर पाथ चूज़ करूँ। हालांकि थोड़ा बहुत तो आइडिया था पहले से कि अच्छा क्या होता है सिविल सर्विसेज में, क्या नहीं होता, बट वो आइडिया उतना पहले अट्रैक्टिव नहीं लगता था। वो भी इसलिए क्योंकि इतनी इन डेप्थ जानकारी नहीं थी मेरे को, कभी इंटरेस्ट लेके पढ़ा नहीं था इसके बारे में। तो शुरुआत में तो मेरा एम यही था कि आई वर्क इन प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि जिस फील्ड में मैंने इंजीनियरिंग करी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रहती हैं, काफ़ी स्कोप रहता है, उसमें भी डाइवर्सिटी रहती है काम करने की। हालांकि मैंने इंटर्नशिप भी करी कुछ जगहों पे एंड उससे मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिला। बट इवेंचुअली व्हेन इट केम टू दैट पॉइंट वेयर आई हैव टू डिसाइड कि अब आगे एक्चुअल में मेरे को क्या करना है, then I took a call and I thought कि I would not be going for any private sector job. I'll be going and preparing for the civil services exam. So it was in the last semester of my college that I opted out of the placements, and then I started to prepare for this exam. कौन सा अटेम्प्ट था आपका? कौन से अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया? क्योंकि यूजुअली वन ऑफ द टफेस्ट पेपर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड का, तो आपके कितने अटेम्प्ट दिए आपने? तो मैंने 2019 से तैयारी शुरू करी थी, उसी साल मैं ग्रेजुएट हुआ था एंड मेरा क्वालिफाई हुआ था 2023 वाला अटैम्प्ट। तो मेरे से 4 अटैम्प्ट हुए थे, मेरा चौथा अटैम्प्ट था ये। जी। तो काफ़ी फेल्ड अटैम्प्ट्स भी उससे पहले फेस किए हैं, बट इवेंचुअली आई मेड इट इन द फोर्थ अटैम्प्ट में आपका क्लियर हो। वो भी तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे में कि अगर हम मोटिवेट भी होना चाहिए इस वक्त की जब हम 4th अटैम्प्ट देते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि यूजुअली बच्चों में देखा गया कि एक अटैम्प्ट नहीं होता, 2 अटैम्प्ट नहीं होता, तो एक डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखा उस दौर में, क्योंकि आसान नहीं रहा होगा आपके लिए भी वो? तो इस एग्ज़ाम की एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इस एग्ज़ाम को एज अ स्प्रिंट नहीं एज अ मैराथन देखना होता है। कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पहले अटैम्प्ट में निकाल देते हैं, दे डू वर्क वेरी हार्ड, बट काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जो पहले अटैम्प्ट में नहीं निकाल पाते हैं, एंड काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जो कई सारे अटैम्प्ट्स में नहीं निकाल पाते हैं।
हालांकि ऐसा कहना गलत होगा कि कोई मेहनत कम करता है, हर कोई एक ही लेवल पे मेहनत करता है, बट टू से दैट कि कैसे मोटिवेटेड रखा, तो आई थिंक सो ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आप मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, आपको सडनली मोटिवेटेड फील होगा, आप पढ़ने बैठ जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली शायद एक दिन वो लास्ट करेगा, 2 दिन, 3 दिन, चलिए मान लेते हैं 4 दिन, बट उसके बाद फिर लगेगा कि बहुत हो गया कि मतलब कर रहे हैं एंड इट्स द मोटिवेशन इज़ फेडिंग आउट। तो आई रियलाइज़ कि ये मेरे साथ भी हुआ करता था। पहले मैं भी सोचता था कि ऐसे मोटिवेटेड रहना चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग, ऐसा इट्स नॉट समथिंग बैड और समथिंग दैट हैज़ एनी डिसएडवांटेज, बट वी शुड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मोटिवेशन इज समथिंग दैट इज शॉर्ट लिव्ड। व्हाट वन शुड रिलाई ऑन a feeling that is more sustainable, that is I think so discipline, because कि कई बार ऐसा होता है कि we are not feeling like doing it, and कोई कितना ही हर बार मोटिवेशन अलग अलग जगहों से ढूंढेगा, वो वरना अलग ही स्ट्रेस आ जाता है कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो for that it's like have a set timetable or have a set routine, and especially when it comes to preparation you have to work consistently, same every day, whether you like it or not, because आपको एक लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव से देखना होता है, ये एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कि हाँ आज आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल रहे हैं कंसिस्टेंटली, इट देन इवेंचुअली एड्स अप टू बिग कॉन्सिक्वेंस और बिग रिजल्ट। तो दैट इज़ व्हाट आई डिड। आई हैड अ फिक्स शेड्यूल फॉर माई सेल्फ, हालांकि टाइम टू टाइम आई यूज्ड टू केप्ट रिवाइजिंग दैट शेड्यूल कि अच्छा अभी इतने महीने मुझे ऐसा शेड्यूल फॉलो करना है, उतने महीने वैसा करना है, एग्ज़ाम आ रहा हो तो इस तरीके से, बट फॉलोइंग दैट to as much as extent as possible is more important. So that is I think so the more important thing in this. जी बिल्कुल मृणाल जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा भी था कि संघर्ष हमारे जीवन का सार है, तो उसका बड़ा ही एक खूबसूरत एग्जाम्पल भी है कि किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट रखते हुए और ये जानते हुए कि अगर असफलता प्राप्त हुई है आपको तो भी आपने अपना वो जो गोल है उसको छोड़ा नहीं, उसके लिए हमेशा आगे बढ़ते गए और आज आपकी जो मेहनत है ये काफ़ी रंग लेकर आई है। वो दौर हम जानना चाहेंगे आपसे, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, जब आप लिखते थे, तो एक बैक ऑफ द माइंड एक मन में फीलिंग क्या रहती थी, कितना टाइम आप अपनी स्टडीज़ को दे पाते थे? तो सबसे पहले तो जो बेसिक फंडामेंटल थॉट रहता था मेरे मन में कि मैं जब देखता था कि लोगों का हो रहा है, एंड मेरे ही कई आसपास के लोगों का भी हुआ है जिनको मैं देखा करता था क्लास में, कोचिंग के टाइम पे, उनका भी मैंने होते हुए देखा है, बट जब फिर देखता था कि मेरा नहीं हो रहा है तो मैं एक ही चीज़ मन में सोचता था कि अगर उनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क समथिंग, एंड इवेंचुअली अगर मैं करता रहूँगा तो हो ही जाएगा। एंड आई इवेंचुअली विद जब मैंने अपना इस तरीके से माइंडसेट रखा था, तो जब कोई अटेम्प्ट नहीं होता था, रिजल्ट आता था, मैं देखता था उसमें रोल नंबर नहीं है, तो उस मोमेंट के लिए तो ख़राब लगता था, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग लगता था। बट देन थोड़ा जब फीलिंग जो इमोशंस होते हैं जब थोड़ा सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, देन आई रियलाइज़ कि कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कोई ना कोई गलती तो रही होगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट आउट ऑफ लक, हाँ लक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, बट दैट प्लेज आउट ओनली व्हेन यू हैव पुट इन योर 100%। तो आई कॉन्स्टेंटली यूज टू थिंक कि कहाँ गलती रह गई है मेरे से, तो जस्ट व्हेन आई यूज टू फिगर दैट आउट, देन आई यूज टू रियलाइज कि गलती तो हो गई है, ठीक है, कि शायद मैंने ये अच्छे से नहीं पढ़ा, ये मैंने शायद थोड़ा कंप्लेसेंट हो गया इस चीज़ को पढ़ने में, या इतना रिवीजन नहीं करा मैंने, या इतने टेस्ट नहीं लगाए, या वन थिंग और द अदर आई यूज टू फिगर आउट कि अच्छा ये नहीं हुआ, तो देन आई मेड श्योर कि अच्छा ठीक है अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो देन आई यूज टू पुट लॉट ऑफ माई एफर्ट इन जस्ट कवरिंग दैट अप। सो दैट इज हाउ इन ईच सक्सेसिव वो कहते हैं ना बबीता की कोशिश करते रहे, रास्ते अपने आप आपको मिल जाएंगे, और आपकी जो कोशिश करते रहे आपको आपके रास्ते ज़रूर मिले, और यही करना भी चाहिए। कि मैं जानना चाहूँगा मृणाल जी की फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन रहा, क्योंकि जब आपने ऑल ओवर इंडिया 197 रैंक ली थी यूपीएससी के अंदर, तो सबसे पहले किसका कॉल आया, कैसे पता लगा कि आपने यूपीएससी क्रैक किया, उसके बारे में जानना चाहूँगे। तो वो थोड़ा फनी सा इंसिडेंट है एक्चुअली। जब जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैं घर पे अकेला था, मेरे मॉम डैड कहीं घूमने गए हुए थे, अच्छा, मेरे मॉम अलग गई थी कहीं, मेरे डैड अलग गए थे, दे हैड सम वर्क ऑफ देयर ओन,
and my siblings too, so they stay away. तो I was alone that day. जब मैंने फ़ोन पे देखा कि रिज़ल्ट आया तो पहले तो काफ़ी अनबिलीवेबल सा लगा कि अच्छा हो गया है, एंड दैट टू इन अ फेयरली गुड रैंक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई कॉल्ड अप माई मॉम टू टेल हर कि हो गया है. तो थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन है, अच्छा तुम सही कह रहे थे, हो गया. जी. तो वो गूज़बम्प्स वाली सिचुएशन आपके साथ में थी? यस, एब्सोल्युटली. किसके साथ नहीं होती है, मतलब दैट इज़ quite a thing when someone has been preparing from quite some time and has been anticipating a result very eagerly. तो जब होता है तो it's a moment of goosebumps, excitement and also a moment of relief. तो काफ़ी सारे mixed emotion होते हैं, and when you suddenly उस time पे काफ़ी सारे moments flash होते हैं when we had been manifesting this moment and that you see come true in front of you. So that moment is really nice, and when you share it with your parents, your family, तो मैंने मॉम के साथ शेयर किया, मम्मा के साथ, तो it was मतलब फ़ोन पे ही था, but I could sense that feeling of happiness. अच्छा, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है मृणाल जी? क्योंकि दोस्त एक ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ आपने पढ़ाई की होती है, उनके साथ आपने बहुत कुछ चीज़ें शेयर करी होती है, अपना स्ट्रगलिंग टाइम भी शेयर किया होता है. तो फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था कि हाँ मैं IAS बन गया, इस टाइप का कोई रिएक्शन आया फ्रेंड्स की तरफ से? फ्रेंड्स की तरफ से तो मतलब ऐसा था कि कॉल स्टार्टेड कमिंग इन एंड एवरीबडी स्टार्टेड कांग्रेचुलेटिंग, एंड एवरीबडी दे वर आल्सो रिलीव्ड कि चलो फाइनली यू आर डन विद दिस, यू आर आउट ऑफ दैट साइकिल. बिकॉज आई मीन फॉर समवन हु प्रिपेयर्स दे नो व्हाट काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस गोज इनटू इट. So जब होता है, so they are equally happy as their friend is. So I think so it's a moment of shared happiness, not just for me. They feel happy as well कि they see someone that who had been trying so hard make it across. So it was a moment of happiness all across from everyone. And also the friends who wished me, I felt very happy because they supported me throughout my preparation. मैं तो वैसे घर पे रह के तैयारी कर रहा था, मैं तो अकेले ही तैयारी कर रहा था, बट कॉन्स्टेंटली ऐसे डिस्टेंट रहा करते थे दोस्तों से. बट ओवर द कॉल्स ऐसे थोड़ा एक मेंटल और इमोशनल सपोर्ट, थोड़ा एक अपलिफ्टमेंट बीच में थोड़ा बात करके, या फिर लॉट ऑफ स्ट्रेस डेवलप्स, राइट. सो बीच में कॉल करके वी यूज्ड टू जस्ट डू द ranting of our stress with each other. So that is the kind of support that they had shown to me, and they were very happy and excited that I got into it. So that is how it was. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है. इवन हमारे भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं जब आप अपना किस्सा बता रहे हैं कि you were alone at home, you called your mom and she said कि सच में and after that I called my dad too. So he was also like overjoyed with it. एक माँ बाप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला ये समय होता है जब उनका बच्चा किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा होता है और उसको वो हासिल हो जाए, तो सबसे पहले कोई खुशी जिनको दिल से होती है वो अपने पेरेंट्स ही होते हैं. जानना चाहेंगे मृणाल जी, प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में जो ट्रेनिंग का दौर आया आपका, वो कैसा रहा? वहाँ पे क्या कुछ आपको सीखने को मिला? क्या कोई ऐसा किस्सा आपको वहाँ का याद हो तो वो प्लीज़ हमसे शेयर करें. किस्से तो बहुत सारे हैं वहाँ पे. तो ऐसा होता है कि हम लोग का रिज़ल्ट आया था अप्रैल में, एंड देन हम लोग का लबासना में से लेटर आया कि हमको ज्वाइन करना है इन अगस्त. सो व्हेन आई वेंट देयर, शुरुआत के 3 महीने फाउंडेशनल कोर्स होता है 3 महीने का, जहाँ पे सारे सर्विसेज के लोग आते हैं. ऑलमोस्ट 650 ऑफ देम, 650 ऑफ अस वर देयर. तो जब वहाँ पे गए तो एक टाइप से अलग ही माहौल था. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल टू बी इन एंड टू बी अराउंड सो मैनी पीपल, लाइक माइंडेड पीपल हु हैव शेयर्ड दैट काइंड ऑफ टाइम विद इन द प्रिपरेशन. तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे सबको आसपास देख के. तो काफ़ी सारी वहाँ पे लर्निंग्स रही हैं. मेरे ख्याल से सबसे पहला तो है कि काफ़ी सारे नए लोगों से मिलना हुआ, काफ़ी सारे नए तरीके के लोग मिले, काफ़ी व्यूज़ एक्सचेंज हुए लोगों से, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने उन्हीं में से. तो फर्स्ट थिंग इज़ कि यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू गेट टू सोशलाइज अ लॉट. कि जो इंसान अगर इंट्रोवर्ट हो, किसी से भी नहीं बात करता हो, तो ही इज़ फोर्स टू ओपन अप वहाँ पे, क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय पीपल एंड वेरी गुड पीपल आई वुड से.
तो फर्स्ट थिंग तो वाज दैट दी सोशलाइजेशन एस्पेक्ट, एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनते हैं, काफ़ी अच्छा नेटवर्क वहाँ पे बनता है, बॉन्डिंग भी क्रिएट हो जाती है। एक हाँ एक बेसिकली इंटर सर्विस कमराडरी डेवलप हो जाती है कि हाँ अलग अलग सर्विस के हैं लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई टैग नहीं होता है, एवरीबडी इज़ इक्वल देयर, तो ऑल द बॉन्ड्स फॉर्म, एंड ये चीज़ आगे जाके बहुत काम आती है कि वी हैव आवर नेटवर्क अक्रॉस ऑल सर्विसेज, तो कहीं ना कहीं दैट हेल्प्स अस प्रोफेशनली एज वेल। वरना पहले क्या होता था कि यूजुअली एक सर्विस के लोग दे यूज्ड टू बी साइलोड इन जस्ट देयर ओन सर्विस, ऐसा इंटरकनेक्टिविटी नहीं रहा करती थी, तो दैट हेल्प्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड आई वुड से कि द सेंस ऑफ डिसिप्लिन दैट इज इनकलकेटेड देयर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है वहाँ पे, बट आई थिंक सो दैट इज़ नेसेसरी फॉर समवन हु इज़ फर्स्ट टाइम कमिंग इनटू द सर्विसेज फील्ड, तो एक डिसिप्लिन वाला जो कल्चर होता है दैट इज़ इम्बाइब्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड बाय वेरियस मीन्स, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वहाँ पे मॉर्निंग पीटी होती है कि हमें लगता है कि अब वहाँ जाके अब बेसिकली बिल्कुल फन टाइम होगा, बट ऐसा नहीं है, दैट इज़, बट उसके अलावा और भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें होती हैं एंड डिसिप्लिन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे बिल्कुल वी हैव टू बी एट 6 एट द पीटी ग्राउंड, हमें सुबह वर्कआउट करना पड़ता है, दैट इज़ अ हिली प्लेस, तो वहाँ पे चलते चलते बिल्कुल लोगों के बहुत वेट भी रिड्यूस हुए थे तो बेसिकली फिजिकल एस्पेक्ट पे वहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। एंड तीसरी चीज़ की गेटिंग एक्सपोज्ड टू द कल्चर ऑफ सर्विस, एज इन की कल्चर ऑफ सर्विस एज इन की वहाँ पे जो क्लासेस होती हैं दैट इज़ वेरी एकेडमिक ओरिएंटेड प्लेस, तो वहाँ पे क्लासेस होती हैं, बहुत एमिनेंट लेक्चरर्स आते हैं, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ आती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते हैं, ठीक है, एंड फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, फ्रॉम ऑल अक्रॉस फील्ड्स एंड ऑल अक्रॉस डिफरेंट सर्विसेज, राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हायरार्की टू द टॉप ऑफ द हायरार्की, सो वी गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर कि गवर्नेंस क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इकोनॉमी हमारे कंट्री में क्या सिनेरियो है, क्या नहीं है, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, हमें क्या काम उसमें करना है, हमारा क्या रोल है, तो बहुत अच्छा खासा एकेडमिक एक्सपोजर मिल जाता है वहाँ सीखने को, स्पेशली इन 3 चीज़ों में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और एक बहुत वाइड एक्सपोजर मिलता है इन टर्म्स ऑफ कि हमारे काफ़ी सारे फील्ड विजिट्स होते हैं उस टाइम के बीच में, कि जैसे एक हिमालयन स्टडी टूर होता है, एक विलेज फील्ड का टूर होता है, एंड उसके अलावा हमारा एक एकता दिवस के लिए हम गुजरात में केवड़िया में जाते हैं जी। तो बिकॉज ऑफ दैट वी लर्न अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्किल्स एज वेल, ये सारी चीज़ें ये सब में हमें ही खुद ही मैनेज करना पड़ता है, ऐसे स्कूल कॉलेज जैसा नहीं होता कि फैकल्टी सब करके दे, वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग, ट्रैवल बाय आवरसेल्व्स, कॉल अप एंड लाइजन विद एवरीबडी आवरसेल्व्स, तो वो वाले स्किल्स भी डेवलप होते हैं, एंड टू बी विद आवरसेल्व्स एंड टू बी to how to handle things by ourselves, तो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सीखने को मिलती हैं, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे वहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, तो स्पोर्ट्स हो गया, ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स हो गए, तो ओवरऑल काफ़ी होलिस्टिक एक्सपीरियंस वहाँ पे 3-4 महीने में वहाँ पे मिलता है। एंड उसके बाद ऐसा होता है कि व्हेन द फाउंडेशन कोर्स एंड्स, people of different services go to their respective academy, and लबासना में जहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, इट्स जस्ट दे हु रिमेन देयर एंट्री, तो इस तरीके से बेसिकली टाइम वहाँ पे जाता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं अलबेलो राजस्थान, और अलबेलो राजस्थान में एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ में आज मौजूद है, वे असिस्टेंट कलेक्टर ऑन प्रोबेशन इन जयपुर है, मृणाल कुमार जी। तो सर बातचीत हम हमारी जारी रखते हैं, जानना चाहेंगे कि आप लखनऊ से हैं और आपकी जब फर्स्ट पोस्टिंग हुई तो दैट इज़ इन राजस्थान, तो राजस्थान क्योंकि राजाओं का राज्य है, बड़ा ही खूबसूरत राज्य है, यहाँ की धरोहर, परंपरा, यहाँ की जो प्रकृति है वो बहुत ही सराहने लायक है, और देश विदेश से लोग हमारे राजस्थान को देखने के लिए आते हैं। तो जब फर्स्ट पोस्टिंग राजस्थान हुई तो आपने कैसा महसूस किया, और यहाँ आप जितना समय बिताया है तो कैसा आपको लगा? तो जब पहली बात तो मेरे को राजस्थान अलॉट हुआ था कैडर इन दिसंबर, तो आई वाज क्वाइट हैप्पी बिकॉज राजस्थान वाज क्वाइट हाई ऑन माई प्रेफरेंस वैसे भी, सो आई वाज प्रेफरिंग राजस्थान अपार्ट फ्रॉम माई होम कैडर। सो व्हेन दैट केम आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज यहाँ के बारे में मैंने बहुत अच्छा सुना है जी।
कि there are in the service that I am, there are really good opportunities to make a positive impact in this cadre, and it is a very diverse cadre. So in that ways, I was quite happy that I think so I'll be getting some good opportunities over here. And रही बात यहाँ के बारे में, तो मैं तो पहले कभी राजस्थान नहीं आया हूँ जी। मैं घूमा हूँ, काफ़ी जगहों पे घूमा हूँ, बट कभी राजस्थान आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैंने यही सोच रखा था कि कभी ना कभी तो घूम ही लेंगे ये नहीं पता था कि अब यहीं पे ही रह के घूमूंगा मैं। सो दैट वेज मैं इससे पहले राजस्थान के बारे में मैंने सिर्फ सुना था कि मैं तो कभी नहीं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, लॉट ऑफ माई फैमिली हैड बीन हेयर, हैड बीन टू अलग अलग जगहों पे गए हैं, वो देखा है, एंड जिससे भी मैंने सुना है यही सुना है कि बहुत सुंदर जगह है ये। कि हाँ थोड़ी गर्मी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ की जो हेरिटेज है, यहाँ की जो ब्यूटी है, यहाँ का जो कल्चर है, दैट इज़ ये अपने में ही स्टैंड आउट करता है, एंड इट्स लाइक इंडिया की वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। सो लॉट मेनी पीपल गो हियर। सो एंड इसके अलावा मैंने पढ़ा भी था यहाँ के बारे में, प्रिपरेशन के टाइम पे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, तो उसमें तो काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं हम, यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में मैं काफ़ी पढ़ चुका हूँ, एंड तैयारी के टाइम पे भी यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, कि कैसे एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के तौर पे राजस्थान एग्जिस्ट करता है पूरे इंडिया में। एंड सबसे बड़ा राज्य तो है ही, लेकिन इतने बड़े राज्य में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये जब मैं शुरुआत में पढ़ा था तो आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड एंड टू सी कि क्या क्या होता है यहाँ पे। तो जब मेरे को पता चला कि आई विल बी कमिंग हेयर, तो आई वॉज लाइक कि अब सभी कुछ देखूंगा मैं, काफ़ी इंटरेस्ट लेके अब देखूंगा मैं, पूरी क्यूरोसिटी अपनी सेटिस्फाई करूंगा कि व्हाट ऑल कैन पॉसिबली हेयर, आई वांट टू सी एवरीथिंग यहाँ पे। एंड जब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का अलॉटमेंट आया तो मेरे को जयपुर मिला था, तो अभी मेरे को यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1 ही महीना हुआ है। तो इन दैट आई थिंक सो जितना भी मैंने देखा है, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी इंट्रीग्ड एंड फैसिनेटेड बाय व्हाट आई सॉ, कि इट इज़ एक्चुअली जो मैंने पढ़ा है, व्हाट पीपल यूज्ड टू से, इट इज़ फुल ऑफ कल्चर, इट इज़ फुल ऑफ हेरिटेज, इट इज़ यहाँ के लोगों में अपने कल्चर को लेके, हेरिटेज को लेके एक बहुत सेंस ऑफ प्राइड है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगती है कि लोगों की एक स्टेट को लेके अपनी खुद की आइडेंटिटी है, तो दैट फील्स वेरी गुड टू सी अराउंड, एंड पीपल कैरी दैट विद देमसेल्व्स, दैट आइडेंटिटी, एंड ऑल्सो टू सी कि एक ही, जैसे जयपुर का ही मैंने देखा कि यहाँ जयपुर में भी काफ़ी जगहों से, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से आके लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हर किसी से बात करता हूँ तो हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, जो कि बहुत अलग होता है। जैसे अगर कोई बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर साइड से है तो उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, उनके लाइफस्टाइल अलग होते हैं, उनके कल्चर अलग होते हैं। सो वो सुनता हूँ। जो थोड़ा सदर्न राजस्थान से हैं या थोड़ा ईस्टर्न साइड से हैं, उनके अलग होता है। तो एवरीथिंग इज़, मतलब मुझे तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है, एंड आई एम तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग माई सेल्फ, खुद वहाँ पे जाके देखने का, एंड जस्ट टू सी कि बीइंग फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कल को अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मैं कैसे वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जी जी जी। कुणाल जी, राजस्थान की जो धरती है वीरों की धरती है, और हमारी राजस्थान की संस्कृति पूरे विश्व में महकी हुई है, और यही खूबसूरती है हमारी बबीता की, हम जो है अतिथि का आदर सत्कार बहुत अच्छे से करते हैं, और जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं। बात करिए, आपने अपने ट्रेनिंग के दौर में आपने जिक्र करा था, आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो एक कंबाइंड पैकेज होती है, बहुत सी मदद आपको मिली होगी अपने जब आपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी। तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आप लोगों के अंदर, कि आपको एक बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपने कार्यकाल के अंदर। तो किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिली इन सब चीज़ों से? तो बेसिकली ट्रेनिंग में काफ़ी पर्सपेक्टिव तो चेंज हो जाता है व्हेन यू कम इनटू द सर्विस, एंड हाउ यू परसीव द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यू गेट एन idea of seeing things from different point of view, from point of view of different stakeholders. मतलब you put yourself in other shoe, and फिर आप खुद को दूसरों के नज़रिए से देखने की का एक आइडिया मिलता है। तो डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो बेसिकली
there is more awareness in decision making, more consciousness in decision making. For instance, if I'm making a decision to do something, उसके impacts क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या options और हो सकते हैं उस decision के अलावा, और उनके अलग अलग के क्या क्या consequences हो सकते हैं, both positive both negative, कि एक normal common man पे उसका क्या impact पड़ सकता है, the people who are our colleagues उस decision का उन पे क्या impact पड़ सकता है, general public पे क्या उनका उसका impact पड़ सकता है, for state administration उसका क्या impact हो सकता है, and from nation point of view उसका क्या impact पड़ सकता है. तो and basically ऐसे इस तरीके से थॉट प्रोसेस थोड़ा और हो सकता है कि थोड़ा एक इमोशनल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू स्टार्ट टू सी थिंग्स कि अगर मैं किसी से कोई डिसीजन लेता हूँ तो व्हाट द अदर पर्सन माइट थिंक एंड व्हाट माइट गो इनटू देयर हेड और थिंग्स लाइक दैट, व्हाट दे माइट थिंक, and so things like that. So basically more awareness in decision making and also a sense of responsibility कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसका काफ़ी फार रीचिंग इम्पैक्ट भी हो सकते हैं. सो यू टेक अ मोर वेटेड डिसीजन. सो दैट इज़ द थिंग वेयर द अकेडमी, द थिंग्स दैट वी लर्न इन अकेडमी, जो हम अकेडमी में सीखते हैं वो ऐसे काम आते हैं. एंड डिसीजन मेकिंग हर रोज़ कोई ना किसी ना कहीं तरीके से एक चैलेंज होता है. यू हैव टू टेक अ वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन such that there is a win-win situation, there is a net positive impact of that decision. तो इस तरीके से it works. बिल्कुल एकदम सही बात आपने कही है मृणाल जी. डिसीजन मेकिंग हमारी जो डेली रूटीन है उसमें भी काफ़ी काम आता है, तो माइंडफुलनेस हमें रहना चाहिए डिसीजन मेकिंग को लेकर. आप एज अ असिस्टेंट कलेक्टर ऑन प्रोबेशन भी डेजिग्नेटेड हैं जयपुर में. आपका जो डे टू डे वर्किंग है, मीन्स रेवेन्यू मैनेजमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज करना, लॉ एंड ऑर्डर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सभी अभी आप देख रहे हैं. सो कैसा आपको इसमें सीखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे. सो एज एन असिस्टेंट कलेक्टर what our responsibility is to learn कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम सीखें. So this is still the training period, this is still the probation. So what we are supposed to do कि जितने भी departments होते हैं गवर्नमेंट के, जितने भी तरीके की जिम्मेदारियाँ होती हैं, जितने की तरीके की काम होते हैं, so we are supposed to be attached with each and everything at one point or the other in our training, and to see and get a first hand experience by being in that role फॉर सम टाइम कि अच्छा इसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके ये स्टेक्स हैं, इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिसीजन लेने का ये तरीका होता है इसमें, एंड बेसिकली किन लाइंस पे डिसीजन लेना होता है. सो दैट इज़ व्हाट द मैंडेट एज अ प्रोबेशनर इज़. एंड विद रिस्पेक्ट टू द थिंग्स जो आपने अभी मेंशन करी, सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अभी तक तो हम जैसे एकेडमी में एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, बट जैसे हमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स अलॉट हो जाते हैं, सो वी जोन इन टू मोर स्पेसिफिक थिंग्स. कि जैसे अगर मैं राजस्थान में हूँ तो यहाँ के क्या नियम कानून हैं, यहाँ पे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, यहाँ के क्या लैंड रेवेन्यू लॉज हैं, यहाँ का कोड कैसे फंक्शन होता है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है. सो that is the kind of exposure and the learnings we try to learn and get as much as learning as possible. Basically it's more of an on job training जो होता है, usually common term होता है, so it's more like that. So अभी it's for me, अभी मेरे को 1 month हुआ है यहाँ पे. So in that itself I've seen quite a lot of things, though अभी तो शुरुआती है, but there are still much more things that are yet to come, which I'm open and eager to learn. So that is the thing about it. आपका काम आसान नहीं होता मृणाल जी, क्योंकि बहुत सी चैलेंजेस आपकी जॉब के अंदर होते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल के अंदर होते हैं. ऐसे में ज़रूरी होता है कि आपको पब्लिक डीलिंग करना होती है. ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें तो किस तरीके से लोगों से जुड़ा जाए ताकि एक ट्रस्ट क्रिएट हो आम आदमी के अंदर, ताकि उनका जो रिलेशन है आम आदमी और आप लोगों में वो ट्रांसपेरेंट हो, लोगों में ट्रस्ट क्रिएट हो, एक विश्वास पैदा हो कि हाँ हमारी जो काम करने वाले लोग हैं वो एक अच्छे आदमी हैं. और किस तरीके से आप सब चीज़ों को डील करते हैं? तो इसका तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव मूव फ्रॉम बीइंग अ सिटीजन टू बीइंग अ सिटीजन सर्वेंट. एंड व्हाट जो हमारा मैंडेट होता है वो एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का अब मैंडेट होता है. अब किस तरीके से डील करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात होती है एक्सेसिबिलिटी की. यू हैव टू बी
एज मच एक्सेसिबल टू द पीपल कि लोग अगर चाहें तो आपसे सीधे सीधे संपर्क में आ सकें। बिल्कुल, लोगों के सीधे संपर्क में होना एक बहुत ज़रूरी बात हो गई है आज के समय में, स्पेशली अब जब कम्युनिकेशन के इतने सारे माध्यम हो गए हैं, लोगों की अपेक्षाएं प्रशासन से और बढ़ गई हैं कि अब लोग अगर चाहें तो सीधे जाके अपनी समस्या बता सकें। पहले की तरह नहीं कि अगर मिलना है तो मिल भी नहीं पा रहे हैं, अब अगर मिलना होता है तो लोग सीधे सीधे जाके मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो एक्सेसिबिलिटी होती है। दूसरी बात होती है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समय के एक निर्धारित समय के अंदर एक ग्रीवियंस रिड्रेसल करना, कि अगर उन्हें कोई समस्या है, अगर वो समस्या को एक्नॉलेज करा जा रहा है एंड इट इज़ वैलिड, तो उसका जल्दी से जल्दी ग्रीवियंस रिड्रेसल हो। वरना क्या होता है कि पेंडेंसी बढ़ने लगती है, पेंडेंसी बढ़ती है तो लोगों का ट्रस्ट कम होने लगता है फिर उससे। तो ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को ये लगती है कि टू लिसन एंड अंडरस्टैंड पीपल, कि हम लोगों को सुने एंड उनको समझें कि असल में समस्या क्या है, एंड विद अ सेंस ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन, कि हम खुद को उस सिचुएशन में रखें कि अगर कोई समस्या लेके आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, एक एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है कि मैं इतनी दूर से अगर आ रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हल किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए बैठे हैं ये। तो अगर एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो एक मेरे को लगता है वो जो रिजोल्यूशन है वो थोड़ा और अंदर से आता है, वो जो ड्राइव है पब्लिक सर्विस की वो थोड़ी और अंदर से आती है, एंड दैट इज़ मोर इम्पैक्टफुल आई थिंक। एंड मैकेनिकली फिर वी शुडंट गो अराउंड मैकेनिकली विद इट, to literally try to connect with people and just to feel what their problem is and do टाइमली ग्रीवियंस रिड्रेसल। जी जी बिल्कुल, एकदम सही। आप मृणाल जी, जैसे कि आपने बताया कि एम्पैथी, ये वर्ड ही बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। सिंपैथी इज अ डिफरेंट थिंग, इन एम्पैथी मींस उसकी जगह पे रख के आप वो चीज़ महसूस कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट पब्लिक डीलिंग स्किल्स। जानना चाहेंगे मृणाल जी, गुड गवर्नेंस एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक भी है, यानी एक सिलेबस भी है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, वेदर इट इज़ IAS, वेदर इट इज़ CS, CS, सो वी लर्न अबाउट दिस टॉपिक। सो आप क्या समझाना चाहेंगे सर, व्हाट इज़ अ गुड गवर्नेंस? सो मेरे लिए तो गुड गवर्नेंस यही है कि जो मैंने अभी जो चीज़ें बताई हैं, कि एक एक्सेसिबिलिटी हो लोगों के प्रति, एक एम्पैथी हो लोगों के प्रति, और टाइमली रिड्रेसल हो। सबसे पहली चीज़ तो यही आती है गुड गवर्नेंस में। उसके अलावा कि जो लोगों को डे टू डे समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से उन्हें गवर्नमेंट के प्रति इंटरेक्शन करना हो, वो और ज़्यादा आसान हो। कि जैसे आज के समय में हम डिजिटाइजेशन इतना सब कुछ हो गया है, पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को अलग अलग सरकारी दफ्तरों में जाना होता था। आजकल क्या है कि अगर सिंपल कोई बिल पेमेंट करना है तो सिंपल हम UPI से कर देते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव करवाना हो तो पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, आजकल ऑनलाइन ही सारा प्रकरण हो जाता है। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि एफिशिएंसी वाला पार्ट, कि अगर कोई भी सिंपल टू सिंपल पब्लिक डीलिंग वाला काम हो तो अगर वो छोटा मोटा काम हो तो तुरंत हो जाए, लोगों को छोटी सी चीज़ों के लिए ऐसी समस्या ना फेस करनी पड़े। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ होती है ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि लोगों के सरकार के प्रति जो अपेक्षाएं होती हैं या जो क्वेरीज होती हैं या कुछ भी लोग अगर जानना चाहें कि सरकार में क्या चल रहा है, तो गुड गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि लोगों को थ्रू एंड थ्रू पता हो। कि जैसे आज के समय में RTI हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, और भी चीज़ें होंगी जिसमें अगर किसी को जानना है वो कोई एप्लीकेशन फाइल करे या सीधे सीधे गवर्नमेंट ही या फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरा सारा इंफॉर्मेशन लोगों के सामने रखे कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द इन द गवर्नमेंट, दैट इज़ फॉर द पीपल, दैट इज़ फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल। कि अगर लोगों को सर्व कर रहे हैं तो लोगों का सबसे पहला अधिकार हो कि हो क्या रहा है, बिकॉज दैट इवेंचुअली हेल्प्स टू मेक, लोगों की मदद करता है एक सही निर्णय लेने में। बिल्कुल। सो दीज आर सम, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर संक्षेप में बोलूँ तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गुड गवर्नेंस के। बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने, बिल्कुल बता, और होना भी यही चाहिए। लेकिन मृणाल जी, आप लोगों का काम जैसे कि मैंने बताया आसान नहीं है, बहुत सारे रोल आपको प्ले करने पड़ते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं एक सफल IAS ऑफिसर की परिभाषा क्या है, क्योंकि एक IAS ऑफिसर को मल्टीटास्किंग होता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, उसके अंदर टीम वर्क भी होना चाहिए, उसको किस तरीके से सिचुएशन स्पॉन्टेनियस डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए, पब्लिक डीलिंग भी हो गई। तो एक सफल IAS ऑफिसर की आपकी क्या परिभाषा है? मेरे लिए तो एक सफल IAS ऑफिसर वो होता है कि जो सबसे पहले जो उसका बिल्कुल बेसिक मैंडेट होता है
कि जो उसका काम है, जो सिंपल टू सिंपल काम है, जैसे फाइल वर्क हो गया, कोर्ट मैनेजमेंट हो गया, या फिर सुपरविजन हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, एंड बेसिक डिसीजन मेकिंग जो होते हैं, एटलीस्ट जो बेसिक काम हो दैट इज़ ऑन पॉइंट। तो जो बेसिक नेसेसिटी है एक एडमिनिस्ट्रेशन की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई थिंक सो दे शुड बी फुलफिल्ड विद एज मच ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी एज पॉसिबल। दूसरी चीज़ मेरे को ये लगती है एक सफल IAS ऑफिसर की कि दे शुड हैव एन आई फॉर बीइंग हेल्पफुल, कि अगर कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, तो लोगों को देखें एंड थोड़ा समझ पाएँ कि असल में लोगों को ज़रूरत क्या है, एंड टू थिंक ऑफ सम इनोवेटिव आइडियाज़, और टू थिंक ऑफ अ वे कि अगर कोई समस्या है, कहीं कोई परेशानी में है, तो उसकी परेशानी दूर कैसे करी जा सकती है, बिकॉज एक मौका मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जस्ट फॉर अ पब्लिक सर्विस, तो जितनी ज़्यादा अगर कर सकें सो दीज आर द टू मेजर थिंग्स एक सफल IAS ऑफिसर में। एंड आई थिंक सो नॉट जस्ट फॉर IAS, इन एनी सर्विस एक सफल ऑफिसर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है टू मैनेज देयर टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल होता है कि टू फुलफिल ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑल योर मैंडेट्स, ऑल योर वर्क थ्रू आपका दिन में जो भी है, एंड टू मैनेज इट इन सच अ वे दैट यू हैव अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल, कि यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द पीपल अराउंड यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जी बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं मृणाल जी कि किस तरीके से अपनी एक लाइफ को बैलेंस करके चलें, टाइम मैनेजमेंट दें, एंड एक डिसीजन मेकिंग जो रहता है वो एकदम ही करेक्ट हो, एंड दिस अप्लाइज इन एवरी फील्ड, नॉट ओनली फॉर IAS ऑफिसर्स, इन एवरी फील्ड दिस अप्लाइज। बात जानना चाहेंगे कि बड़ा चैलेंजिंग सा एक वो टाइम पीरियड चल रहा होता है फॉर सिंस प्रिपरेशन, सिंस रिजल्ट एंड एवरीथिंग, ट्रेनिंग वाज वेरी वंडरफुल, उसके बाद में पोस्टिंग, सो लाइक कहीं ना कहीं एक मन में तनाव रहता है, एक स्ट्रेस रहता है, और आज के जो आधुनिक जो वर्क चल रहा है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हम लेते भी हैं अपने वर्क को लेकर। तो आपसे जानना चाहेंगे कि उसको कैसे अवॉइड किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम? तो मेरा तो इस मामले में मानना ही है कि अब कुछ चीज़ें होती हैं, अगर स्ट्रेस होता है तो वो अवॉइड तो नहीं किया जा सकता। यू कांट कम्प्लीटली डिसमिस हाउ यू फील अबाउट समथिंग। जी। तो सबसे पहली बात तो होती है कि एक्सेप्टेंस, कि ओके ये प्रॉब्लम है या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है दैट एग्जिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्नॉलेजिंग दैट एंड एक्सेप्टिंग दैट, एंड सेकेंडली इज लाइक trying to keep calm in a chaos. So that is, I think so, more of a skill that develops over time. But ये तो खैर वैसे ज्ञान वाली बातें हो गई, but the practical thing how I deal with it is कि have something to divert yourself from it. कि अगर constantly कोई stress आपके मन में रहता है तो it drains you out. तो have something that recharges you as well. Something like आपकी अगर कोई hobby हो, for instance my hobby is into fitness and sports. मेरे को टेनिस खेलना पसंद है, या जब मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है तो आई जस्ट गो आउट फॉर शॉर्ट रन और जॉगिंग, तो आई फील गुड, आपके अंदर काफ़ी डोपामीन का रश आता है, सो यू फील गुड आफ्टर इट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, लाइक अगर आपको कुछ रीडिंग पसंद है या फिर जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ यू कैन जस्ट वॉच नेटफ्लिक्स और समथिंग या कुछ ऐसा, बेसिकली टू डिस्ट्रैक्ट, जस्ट गो, आप लोगों से मिलिए, आपके जो दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, आपके परिवारजन हैं, उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखिए, जस्ट let it out what's inside of you. So these kind of things like distracting yourself a bit and having people around you to open up. बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी भी होती है। मृणाल जी, बहुत से बच्चों का सपना होता है एक IAS ऑफिसर बनना, ऐसे में वन ऑफ द टफेस्ट पेपर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड से, तो किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए रिटन की, मेंस की, इंटरव्यू की, क्या कुछ आपने किया था और किस तरीके से आप बच्चों को टिप्स देना चाहेंगे? तो मेरे लिए तो ये जो प्रिपरेशन थी, हाँ थोड़ी बहुत गाइडेंस रही है, एंड आजकल के समय में क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है तो हर तरीके की गाइडेंस ऑनलाइन अवेलेबल तो होती है, हर तरीके के ओपिनियंस होते हैं। आप पहले 10 हुआ करते थे तो आज 1000 ओपिनियंस हैं कि तैयारी ही कैसे करनी है ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बट फॉर मी सारी चीज़ों को सुनने के बाद भी फॉर मी इट हैज़ बीन मोर ऑफ अ हिट एंड ट्रायल, कि मैंने लोगों की एडवाइस मानी, खुद की एडवाइस मानी, मैंने गलती करी, एंड देन आई रियलाइज़ कि अच्छा ये नहीं, कुछ और करके देखते हैं। सो ओवर द अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, मैंने हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ गलती करी, आई फिगर्ड इट आउट, आई रियलाइज, एंड उसको
ऐसे सुधारने की कोशिश करी। तो जी। अगर आप पूछें कि कैसे करना चाहिए, सो सबसे पहली बात है कि जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को मेजर करिए कि आर यू पुटिंग दैट एफर्ट और नॉट, क्या आप खुद के एफर्ट से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं। दूसरी बात तो ये कि दूसरी बात आती है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप समझ गए कि ये समस्या है, तो जस्ट वर्क ऑन इट एंड कीप वर्किंग ऑन इट। जी। एंड लास्ट चीज़ होती है कि जस्ट एक्नॉलेज योर फीलिंग्स, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, जस्ट लेट लूज अ लिटिल बिट, कि खुद को इतना मौका दीजिए कि अगर नहीं हो रहा है, अटेम्प्ट फेल हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार एक और मौका है, जस्ट ट्राई नेक्स्ट टाइम एंड जस्ट बी होपफुल अबाउट इट। कि हमेशा मतलब एक अच्छी उम्मीद रखिए, कोई नहीं अभी नहीं हुआ तो मेहनत करेंगे, गलतियाँ सुधारेंगे, अगली बार हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाट इन शॉर्ट माई ओपिनियन। जी जी बिल्कुल बिनाल जी, एकदम बहुत ही सही टिप्स आपने दिए हैं एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज करें, स्ट्रेस से दूर रहें और अपनी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत आगे करते जाएं। तो बिनाल जी, क्योंकि समय की हमारे पास में पाबंदी है, इससे पहले हम चाहते हैं कि आप यूथ को कुछ ऐसा मैसेज दें जो वो मोटिवेटेड रहें, मेहनत करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास तो एक ही मैसेज है, हैव अ पर्पस फॉर योर सेल्फ। व्हेन यू विल नो कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो इट आपके अंदर उसके प्रति एक पैशन आ जाता है, उसके प्रति एक पैशन आता है एंड यू हैव अ ड्राइव फॉर इट। तो अगर आपके पास खुद का एक पर्पस है, आपको पता है कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली, तो यू स्टार्ट टू वर्क एंड थिंग्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू फॉल इनटू द प्लेस। तो मेरा तो यही मैसेज है। बहुत अच्छी बात आपने बताया मृणाल जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो यूथ हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस एपिसोड से। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए DD राजस्थान। फिर मुलाकात होगी।